हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थियों। आज आपके बीच मैं एमएससी जूलॉजी 4 सेम में इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी के विषय में कुछ संवाद आपके बीच स्थापित करने जा रहे हैं। यह आप उस पेपर को देखने के बाद ही लगेगा कि पर्यावरण, इन्वायरमेंटल और फिजियोलॉजी यानी हाउ द फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म चेंज according to the changing environmental conditions। एकमात्र ऐसी चीज़ है जो अपरिवर्तनीय है, वो है वातावरण में होने वाला परिवर्तन। द परमानेंट थिंग दैट इज चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशंस। इसी विषय में आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो एक एक मुद्दों पर आपसे हम बात करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे। बड़ा मुश्किल है कि हम आप एक दूसरे को देख तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपका ध्यान स्लाइड पर रहेगा। मेरी कोशिश रहेगी कि वो सारे मुद्दे, वो सारे पॉइंट्स जो स्क्रीन पर हो रहे हैं उसको डील करूं, समझाऊं और उसे आप समझें। What is stress? Any environmental condition that becomes unfavorable for growth। कहने का मतलब ये है कि जीव जंतुओं में ये एक स्पेशल प्रकार की क्षमता पाई जाती है जो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं। पर्यावरणीय कंडीशंस में वो रहते हैं, लेकिन यदि वो फैक्टर उनके लिए अनफेवरेबल हो जाए, ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए या वितरण के लिए, तो वही इन्वायरमेंटल कंडीशन जो अब तक उनके लिए फेवरेबल था, यदि अब वह एक्सट्रीम पर पहुंच जाए तो वह अब उसके लिए तनाव का कारण होगा। तो यह तनाव की स्थिति निर्मित होती है, यानी अब आप ऑर्गेनिज्म को उसके अनुसार से अपने आप को ढालना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस दूसरा पॉइंट इसलिए हो रहा है कि ये तो वातावरण के होने वाले परिवर्तनों के अनुसार से उन्हें अपने आप को ढालना है। तो यही इन्वायरमेंटल कंडीशंस जब अनफेवरेबल हो जाए तो ऑर्गेनिज्म को तनाव उत्पन्न करते हैं, और वह तनाव उनके फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पर होता है। यानी ऑर्गेनिज्म अपने आप को अपने महत्वपूर्ण जो ऑर्गन सिस्टम है उसमें परिवर्तन ला करके उसको अपने आप को बचाए रखने का प्रयास करते हैं। उसी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में एक है ऑक्सीजन डिफिशियंसी स्ट्रेस। ऑक्सीजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। यह एक बहुत रेस्पिरेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस है, क्योंकि इसी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीव जंतु रेस्पिरेशन करते हैं और उनके लिए आवश्यक एनर्जी प्रोडक्शन होता है। लेकिन यही ऑक्सीजन यदि कमी होने लग जाए तो वह उनके लिए एक तनाव की स्थिति निर्मित होती है। तो जब कभी भी ऑक्सीजन की उपलब्धता में कमी आ जाए या उपलब्ध न रहें या पूरी तरह से अभाव हो जाए, जिस वातावरण में भी रहते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन डिफिशियंसी स्ट्रेस होगा। इस ऑक्सीजन डिफिशियंसी स्ट्रेस में जो मुख्य जो तंत्र प्रभावित होता है वह तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ही, जो हमें पता है कि इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, इंटरनल नॉस्ट्रिल, नेजोफेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी लास्ट जो पोर्शन होगा वह एल्वियोलाई है, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसों को रेस्पिरेटरी गैसेस, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी गैस बिकॉज देर इज एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड at that organ. That's why lung is the respiratory organ in terrestrial organism and gill is the respiratory organ in aquatic organism। तो यह हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ही मुख्य रूप से ऑक्सीजन, अब यह ऑक्सीजन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ग्रुप होगा तो
उस ऑर्गन और वातावरण से संबंध रहेगा। लेकिन यही ऑक्सीजन ब्लड में आने के बाद अब उसके पूरे शरीर के सभी भागों में जाएगा, तो वहाँ पर जाने के बाद फिर उन कोशिकाओं से उनका संबंध होगा और फिर उन कोशिकाओं तक पहुँचाने का काम ब्लड वेसल्स का होगा। इसलिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा। रक्त परिसंचरण तंत्र जो ऑक्सीजन को श्वसन अंग से शरीर के अंतिम कोशिकाओं तक ले जाएंगे और फिर वहाँ से मेटाबॉलिक क्रियाओं के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा, उसे लेकर के फिर श्वसन अंग तक ले आएंगे। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी इस O2 CO2 ट्रांसपोर्ट में लाभकारी काम करेगा। न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम ये एक प्रकार का कंट्रोल सिस्टम है जो इन दोनों सिस्टम को कंट्रोल करेगा कि इसमें किसी भी प्रकार का स्टिमुलेशन, उद्दीपन है ना, या इनहिबिशन, उसको कम करना, बढ़ा देना, ऐसी परिस्थितियों में वह कैसे चेंज करेगा, हाउ द रेस्पिरेटरी सिस्टम विल चेंज, हाउ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम विल चेंज, दैट इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियों का तंत्र। तो कुल मिलाकर के ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है ये सब सारे सिस्टम का अच्छे से कार्य करना, उसमें लचीलापन होना और अपने आप को बदलने की एडाप्टिबिलिटी, अगर ये नहीं रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, फंक्शन ठीक नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर ग्रोथ और सर्वाइवल क्वेश्चन में आएगा और ऑर्गेनिज्म विल फेल द ऑक्सीजन डिफिशियंसी। सो ऑक्सीजन डिफिशियंसी के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम है। नेक्स्ट स्लाइड में देख। अब ऑक्सीजन डिफिशिएंट इन्वायरमेंट भी अगर हम समझ लेंगे तो हमें समझ में अपने आप आने लगेगा कि अब ये जंतुओं में परिवर्तन कैसे आएगा। एक होता प्राकृतिक वातावरण, एक्वेटिक में ऑक्सीजन डिफिशिएंट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमें मालूम है कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को जो ऑक्सीजन जो मिलता है वह एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है, जो कि वातावरण में 20 से 21% होता है, ये सभी को मालूम है। लेकिन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म नेचुरली उनको 30 से 40 गुना मतलब उन्हें कम होता है, यानी दे गेट लेस ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि पानी में रहने वाले जंतुओं को डिजॉल्व ऑक्सीजन मिलता है, डिजॉल्व स्टेट, यानी यह डिजॉल्व स्टेट कंपैरेटिवली एटमॉस्फेरिक एयर से कम होता है, यानी उन्हें अपेक्षाकृत 6 to 8% ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को 20 से 21% हो रहा, तो वह प्राकृतिक रूप से उन्हें ऑक्सीजन कम प्रदान होता है। तो जो जलीय माध्यम है वह प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन डिफिशिएंट इन्वायरमेंट है। एनारोबिक पैरासाइट्स, बहुत सारे ऐसे परजीवी जंतु होते हैं जो हमारी आंतों में या ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, वो भी सर्वाइव करते हैं। तो उनका भी सर्वाइव करना उस ऑक्सीजन रहित वातावरण में, ऑक्सीजन के अभाव वाले वातावरण में होता है, तो वह भी अपने आप को कैसे करते हैं। मोस्टली उन ऑर्गेनिज्म में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं और वह भी अपने आप को सर्वाइव करते हैं। तो वो उनमें एक प्रकार का एडाप्टेशन है, परमानेंट एडाप्टेशन हो जाता है। लेकिन हम इन चीज़ों का जिक्र करेंगे कि ऑर्गेनिज्म में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन। अभी जो हाई अल्टीट्यूड का जिक्र है, यानी ऊंचे स्थान पर रहने वाले जंतु, पहाड़ों पर जो ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर रहते हैं, तो वहाँ पर ऊंचाई पर रहने के कारण से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से हमारा जो वेंटिलेशन, जो लंग है, वो कम काम करता है, और लंग काम करेगा तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कम होगा और नॉर्मली उस ऑक्सीजन की कमी पाई जाएगी। तो वहाँ भी एक प्रकार सा प्राकृतिक वातावरण ही है जो वहाँ पर ऑक्सीजन कमी हो रही है। माइंस में, जो खान में, या बहुत सारे जो लोग जो खुदाई के लिए खनन कार्य में जाते हैं, है ना, सुरंग में,
इन 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 स्थानों पर भी ऑक्सीजन की उपलब्धता की कमी रहेगी, यानी जो भी जंतु वहाँ पर पाए जाएंगे वहाँ को प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन की कमी होगी। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट वह वातावरण जहाँ पर प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन था लेकिन मानव गतिविधियों के कारण से उसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता कम हो गई। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है। एयर पॉल्यूशन में अब जब पेड़ कटेंगे तो पेड़ से उत्पन्न ऑक्सीजन भी कम होगा, वन छोटे होंगे तो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करते हैं प्लांट वह कम हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी दिखेगी। ये चीज़ों को अक्सर अंतर देखा जाता है जब आप शहरों में और गांवों की तुलना करते हैं। महानगरों में और गांवों में और पहाड़ी प्रदेशों में सभी स्थानों में एक जैसा ऑक्सीजन नहीं होगा, तो निश्चित रूप से उसके दुष्प्रभाव भी होंगे और ऑर्गेनिज्म के लॉन्जिविटी पर, जीवन काल पर और कई प्रकार के रोगों में भी ये अंतर देखने को मिलेगा। तो एक प्रकार से वह भी एक अप्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन डिफिशिएंट इन्वायरमेंट होता है। डाइवर्स प्राकृतिक रूप से सेकेंडरी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम वॉलरस या सील्स या व्हेल या पॉर्पोइज, प्लेटिपस, ये सेकेंडरी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मूल रूप से वे तो मैमल्स हैं लेकिन द्वितीयक रूप से वह अपने वातावरण में जाते हैं पानी में, तो उनके पास तो मूलतः लंग है लेकिन उन्हें रहना है पानी में, तो वे ऐसे सेकेंडरी एक्वेटिक एनिमल्स, डाइविंग एनिमल्स, यहाँ पर भी एक प्रकार की कमी महसूस होगी और उस कमी को वो कैसे पूरा करेंगे। पैथोलॉजिकल कंडीशंस, कई प्रकार के रोग भी होते हैं जिन रोगों के कारण से लंग्स में रोग होंगे, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, निमोनिया, ऐसे पैथोलॉजिकल माइक्रोब्स के अटैक के कारण से, वायरस के अटैक के कारण से यदि कोई रोग हो रहे हैं, ऐसे कंडीशंस में भी O2 CO2 ट्रांसपोर्ट बाधित होता है। कई बार न्यूट्रिशनल कंडीशन में आहार में किसी प्रकार की कमी होगी, यदि आहार में हमें हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है या ऐसे भोजन जिनके कारण से उन्हें एनीमिक हो जा रहे हैं, ऐसे कंडीशंस में भी विटामिन्स की कमी हो रही है, तब भी आपको एक वातावरण निर्मित होगा। पक्षियों में प्रोलॉन्ग फ्लाइट का मतलब है कि वह बहुत दूर तक प्रवसन के दौरान लंबी उड़ान भरते हैं। इस लंबी उड़ान के दौरान उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। ऐसी लंबी उड़ान के समय भी एक ऑक्सीजन डिफिशियंसी उनके बॉडी में नेचुरली होगा। और जो एक्सरसाइज करने वाले जो व्यक्ति हैं, जॉगिंग, स्पोर्ट्स पर्सन, दौड़ने वाले, भागने वाले, देर तक कसरत करने वाले, ऐसे मनुष्यों में भी एक ऑक्सीजन की कमी का वातावरण निर्मित होता है। तो ये आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन डिफिशियंसी में एक एक करके जल्दी से कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस बात को समझ जाएं। मेटाबॉलिक रेट में जो कमी होती है, क्योंकि आप ऑक्सीजन की कमी होगी तो रेस्पिरेशन में कमी होगी और निश्चित रूप से मेटाबॉलिक रेट घट जाएगी। कई प्रकार के हमारे जो जैविक प्रक्रियाएं हैं वह भी ठीक से काम नहीं करेंगे, ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं रहेगी। तो अदर जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, लाइक डाइजेशन, लाइक एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, सेल डिवीजन, इनमें भी कमी अपने आप आने लगेगी। तो ये फिजियोलॉजिकल लेवल पर होने वाले परिवर्तन हैं और ऐसे ही धीरे धीरे हो सकता है कि वह कुछ ज़्यादा हो जाए, लाइफ प्रोसेसेस ज़्यादा खराब होने लगे, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो जाए तो मौत होती है। अक्सर कई बार देखने को आता है कि जहाँ पर जीव जंतु हैं कुछ दिनों तक तो सर्वाइव करते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद
उनमें मृत्यु देखने को, तो मृत्यु दर बढ़ जाती है। कई बार फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर्स भी होने लग जाते हैं, है ना। डिमेंशिया होने लगती है, डिप्रेशन होने लग जाता है, उन्हें पता नहीं चला, क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ भी ऑक्सीजन की खपत होती है। अगर वो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगा तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी के कारण से ब्रेन लेवल पर भी वो काम करना बंद करेगा, तो फिर वो साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर्स होते हैं, चिड़चिड़ापन होगा, है ना, और कई प्रकार के नींद ना आना और आत्महत्या की टेंडेंसी डेवलप करेगी। तो ये एक प्रकार का साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर होते हैं। कई डिजीज़ कंडीशंस में भी इस बात का जिक्र हुआ, हाइपोक्सिया। अक्सर इस बात का आप किताबों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है अपर्याप्त है, अपर्याप्त कंडीशंस में, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन एट सेलुलर लेवल। तो अलग अलग प्रकार के हाइपोक्सिया हैं। एक हाइपोक्सिया है हाई अल्टीट्यूड पर, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन की उपलब्धता कम होगी, तो वह हाइपोक्सिया हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया है। यदि हीमोग्लोबिन या आरबीसी की कमी के कारण हो रहा है तो वह अनीमिक हाइपोक्सिया होगा। यदि आपके ब्लड में ही ऑक्सीजन कंटेंट लो हो, there is low oxygen content in the blood anyhow, it is a circulatory hypoxia. हिस्टोटॉक्सिक, क्योंकि कई बार टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जहर या ऐसे हैवी मेटल्स के कारण भी आपको सेल या टिश्यू लेवल पर यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी हो रही है तो उनके कारण से, यानी टॉक्सिक सब्सटेंसेस के कारण से भी ऑक्सीजन की उपलब्धता हमारी कोशिकाओं को कम होने लगा, तो वह हाइपोक्सिया हिस्टोटॉक्सिक ऑक्सीजन। एस्फिक्सिया, लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। इसमें एक तो हो रहा कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी लंग या गिल, और यहाँ पर हो रहा ब्लड, तो ये एस्फिक्सिया इसका नाम है। वही स्पेशल जो सर्कुलेटरी हाइपोक्सिया जिसका जिक्र किया गया था वह उसी तरह से। एनॉक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, यानी कोशिकाओं में या टिश्यूज़ में ऑक्सीजन पूरी तरह से अभाव रहेगा, तो वह एनॉक्सिया है। एस्थमा, जिक्र है कि जब कई लोगों को दमा होता है जिसमें कि उनके लंग में लिक्विड कंटेंट बढ़ जाते हैं और उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो यह एक प्रकार का मतलब दर्द के साथ और लंबी सांस लेते हैं। ब्रोंकाइटिस, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, इरिटेशन हो और इन्फ्लेमेशन हो, तो भी एक प्रकार के रोग होते हैं। अब इसमें कुछ जिक्र हुआ है कि यदि ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई तो ऑर्गेनिज्म कैसे अपने आप को रिस्पॉन्ड करता है। अभी तक जिक्र हुआ था ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा, और अगर नहीं है तो फिर वो कैसे अपने आप को रिस्पॉन्ड करते हैं। मैंने नेचुरल इन्वायरमेंट की बात की थी पहले, तो उसमें ये हुआ था कि जो पानी में पाए जाने वाले मछलियां हैं उनका गिल हाईली एफिशिएंट है, मतलब लंग गिल इज मोर एफिशिएंट देन लंग। एफिशिएंसी मीन्स एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करना जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम था वह गिल्स में अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छे से होता है। इसमें जिक्र हो रहा कि पानी मुंह के द्वारा जा रहा है और ऊपर गिल्स के माध्यम से बाहर आ रहे हैं। तो काउंटर करेंट मैकेनिज्म ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है वह गिल्स में पाए जाने वाले गिल लेमेला की तरह, यानी आप चित्र को देखिए, पानी का बहाव और गिल लेमेला में ब्लड का बहाव दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण से जो ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन है वह
बहुत ज़्यादा होता है, यानी देर इज़ ग्रेटर एफिशिएंसी ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन थ्रू दिस काउंटर करेंट मैकेनिज्म। इस चित्र को अच्छे से देखें, उसको समझें कि गिल लेमेला, फिर ब्लड का फ्लो और उसमें पाए जाने वाले चित्र को देखिए। पानी में पाए जाने वाले मछलियों में इसी ऑक्सीजन की उपलब्धता की कमी या ऑक्सीजन का अभाव के कारण से कई मछलियों में एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन डेवलप होते हैं। आर्बोरेसेंट ऑर्गन, लेबिरिंथ ऑर्गन, बकल ऑर्गन, रेक्टल ऑर्गन। आप डिप्नोएंस के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे तो पता चलेगा कि उनमें वो अतिरिक्त सहायक श्वसन अंग पाए जाते हैं। यह सहायक श्वसन अंग का होना उनका एक तरह से वो परमानेंट स्ट्रक्चरल चेंज है, इसीलिए यह एडाप्टेशन के अंतर्गत आ रहा है, यानी एनाटॉमिकल चेंजेस है, अपीयरेंस ऑफ द न्यू कैरेक्टर। तो इस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए मछलियों में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं, और इसी कमी को धीरे धीरे अब एम्फीबिया और रेप्टाइल आते आते चेंज होने लग जा रहा है। एम्फीबियन में क्योंकि लार्वा पानी में पाया जाएगा तो वहाँ पर उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल होगा, लेकिन जब यही लार्वा मेटामॉर्फोसिस होकर के एडल्ट होगा और ज़मीन पर आएगा तो उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग हो जाएगा। तो ऐसे ट्रांजिशनल कंडीशंस में इसी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए, जब तक कि वह पूरी तरह से पानी से ज़मीन की तरफ नहीं आया है, तो उन लार्वल कंडीशंस में एम्फीबियन टैडपोल लार्वा एक्सटर्नल गिल का निर्माण होता है और वह रेस्पिरेटरी गैसों का आदान प्रदान करते हैं। एम्फीबिया में धीरे धीरे गिल तो रिप्लेस होकर के लंग में हो जाता है। बर्ड में हाईएस्ट वेंटिलेशन लंग देखने को मिलता है। मैंने पहले ही जिक्र किया था कि जब पक्षियों को लंबी उड़ान भरनी होगी, जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवासन करेंगे, माइग्रेशन करेंगे, तो देयर इज़ अ लॉन्ग फ्लाइट। दिन क्या कई महीनों तक वह उड़ान भरते रह जाते हैं। ऐसे ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पक्षियों में एक्सेसरी एयर सैक पाए जाते हैं दैट सप्लाई द एब्सेंस, द लॉस ऑफ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। यानी एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस लंग्स में होगा, लेकिन उस ऑक्सीजन की कमी को यह एब्डोमिनल सैक, पोस्टीरियर थोरेसिक सैक, एंटीरियर थोरेसिक सैक, सर्वाइकल सैक, इंटरक्लेविकुलर सैक, ये सब क्या हैं? ये सब एक्सेसरी एयर सैक हैं जो उसमें उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करते हैं। अब एकोमोडेशन शॉर्ट टर्म फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन है। आप ज़मीन पर रहते हैं, लेकिन घूमने के लिए या किसी कारणवश आप पहाड़ों पर जा रहे हैं, तो जैसे ही आप पहाड़ पर चढ़ते हैं तो आपको कुछ अनईजीनेस लगता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लग जाता है और जो लंग का जो काम है वह डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए एक व्यवस्था है एकोमोडेशन। टू एकोमोडेट द लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, देन देयर इज एन स्विच ओवर ऑफ मोड। मतलब जो आप श्वसन नॉर्मल रूप से जो कर रहे थे वो टाइडल वॉल्यूम था, और अब आपको लंबी सांस, लंबी गहरी सांस लेते हैं, क्योंकि उस कमी को पूरा करना है। तो उस चीज़ों को ये पता चलता है, यह भी हमारा नर्वस सिस्टम, न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पर काम कर रहा है, और उसके प्रभाव के कारण से जब हमारे लंग्स को, ब्लड को ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हमारे शरीर में पाए जाने वाले, मैं इसके बाद में जिक्र करूँगा, कीमो रिसेप्टर्स और मैकेनो रिसेप्टर्स, ये ऑक्सीजन की कमी को समझ जाते हैं और उसके अनुसार से हमारे जो रेस्पिरेशन को कंट्रोलियर ऑर्गन है, मेडुला ऑब्लंगाटा ऑफ द हाइंड ब्रेन, मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लंगाटा रेस्पिरेटरी सेंटर है, पॉन्स फेरोलाई जहाँ नीमोटैक्सिक सेंटर है, वो ऑक्सीजन की कमी को वह
स्टिमुलेट या इनहिबिट करते हैं थ्रू नाइन्थ क्रेनियल नर्व्स एंड 10th क्रेनियल नर्व्स, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व और वेगस नर्व के द्वारा वह अपने अनुसार से ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा करने के लिए लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन है, एकोमोडेशन। उसी की तरह से एक और वर्ड है एक्लिमेटाइजेशन। शब्द से ही पता जाए, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट हो जाना एक्लिमेटाइजेशन है, यानी क्लाइमेटिक कंडीशन बदल रही है और अपने आप को ढाल लेना है। यह ऋतुओं परिवर्तन में अक्सर देखने को मिलता है, या लंबी समय तक कोई व्यक्ति ऊंचाई वाले पहाड़ों प्रदेशों में रहते हैं तो उनको अब उस वातावरण को से अपने आप को ढालना है, एक्लिमेटाइज होना है, क्योंकि नेचुरली जब आप वातावरण के अनुसार से हो जाते हैं तो एक्लिमेटाइजेशन है। तो ऐसे कंडीशंस में भी अपने आप को बदलना पड़ता है। तो अक्सर उनमें क्या पाया जा रहा है, उनका वेंटिलेशन जो होता है वह नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उनके देखिए स्टिमुलेशन बाय कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, कैरोटिड बॉडी जो जहाँ से एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी निकलती है, यानी आपका जो सिस्टमिक आयोटा है जो नीचे चल के डॉर्सल आयोटा बन जाता है, तो सिस्टमिक आयोटा से कैरोटिड आर्टरी निकलती है और कुछ ऊपर जा कर के एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड, ठीक वहीं के बीच में एक बॉडी होती कैरोटिड बॉडी, और वहाँ पर पाए जाते हैं कीमो रिसेप्टर्स। ये कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में किसी भी प्रकार की कमी को सेंस कर लेते हैं, और ये सेंस करने के बाद वो सीधे 9th क्रेनियल नर्व्स 10th क्रेनियल नर्व्स के माध्यम से वो सीधे मेडुला ऑब्लांगेटा को सूचना दे देते हैं, और उसके अनुसार से आपके लंग की कैपेसिटी, लंग वॉल्यूम, थोरेसिक कैविटी का बढ़ना और घटना और श्वसन बढ़ जाता है। उन जंतुओं में, उन प्राणियों में, उन लोगों में जो वहाँ जाते हैं, हीमोग्लोबिन कंटेंट बढ़ जाता है, आरबीसी की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसीलिए वहाँ पर पहाड़ों पर जो लोग लंबे समय तक रखते हैं उनके चेहरे का जो लालिमा ज़्यादा होती है, क्योंकि नॉर्मली हीमोग्लोबिन कंटेंट बढ़ गया, आरबीसी काउंट भी बढ़ जाता है, क्योंकि यही एक्लिमेटाइजेशन है। उनका ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जा रहा है, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी भी नॉर्मल से 3 गुना ज़्यादा हो जाती है। या तुलनात्मक है कि जब आप नॉर्मल कंडीशंस में रहते हैं और हाई अल्टीट्यूड में जा रहे हैं तो उनकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी मीन्स डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये पूरा पार्शियल प्रेशर के आधार पर तय होता है, तो वह भी बढ़ जा रहा है। वैस्कुलराइजेशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ब्लड कैपिलरीज हैं जो नॉन फंक्शनल हैं, वो भी फंक्शनल होने लग जाती हैं, तो वो एक्टिवेट होती हैं, एंड दिस इज हाइपोट्रोफी ऑफ द ब्लड। इंक्रीज्ड माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी, कई रेस्पिरेटरी एंजाइम्स देखा गया है कि इनमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स ज़्यादा बनने लग जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाती है, तो वह निश्चित तौर पर इस कमी को वह अपने श्वसन दर में बढ़ोतरी करके पूरा कर लेते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मैंने कहा कि चेंज होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो डायलेशन, ब्लड कैपिलरीज में कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड कैपिलरीज फैल जाना, वैसो डायलेशन। तो ये सब सारी चीज़ें कुछ आर्टिफिशियल कंडीशन में भी डेवलप होते हैं। तनाव की स्थितियों में जो तनाव के हार्मोन हैं, एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन, हिस्टामाइन, ये जब तनाव की कंडीशंस में हमारे शरीर में निकलते हैं तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन के कारण बनते हैं, और इसके कारण से हार्ट बीट कम और ज़्यादा होती रहती है। तो देयर इज़ एन इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। कई एक्सरसाइज करने वाले जो लोग होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनका भी मैंने जिक्र किया, लॉन्ग रनर्स हैं, वह भी, उनमें भी यही परिवर्तन हो रहे हैं, और उन परिवर्तनों को टेम्पररी कंडीशन में चेंज करके उनमें देखने को मिलता है। आप स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी में इसका जिक्र देखेंगे
कि कैसे स्पोर्ट्स पर्सन की फिजियोलॉजी चेंज होती है। ये पूरा मामला फिजियोलॉजी ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन से ही जुड़ा हुआ है, और इसे आप हमारे पहले एक लेक्चर में आप देखे होंगे और उसको पढ़ लेंगे। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ फॉल आउट ऑफ ऑक्सीजन, कहने का मतलब ऑक्सीजन डिफिशियंसी, स्ट्रेस, तनाव, उसके क्या परिणाम होंगे, हमारे में कार्यकीय परिवर्तन होते हैं। तो अक्सर देखने को मिलता है कि कई बार एक एक्यूट एंड क्रॉनिक पल्मोनरी इडिमा, पल्मोनरी मीन्स एनीथिंग रिलेटेड विद लंग, एंड इडिमा मीन्स फ्लूइड सिक्रीशन इन द ब्लड, जिसके कारण से एल्वियोलाई में नॉर्मली जो काम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदान प्रदान होता है वह नहीं होता है, तो निश्चित तौर पर यह प्रॉब्लम होगा। तो कई बार एक्यूट एंड क्रॉनिक सेरिब्रल, एनीथिंग रिलेटेड टू द ब्रेन, वहाँ भी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में अधिकता होगी, तो भी यह एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कमी आएगी। एक्यूट माउंटेन सिकनेस, AMS, क्रॉनिक CMS आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, यानी आप पहाड़ों पर जाते हैं तो आपको एक प्रकार का प्रॉब्लम डेवलप होता है, वॉमिटिंग आती है, नौजिया, चक्कर आते हैं, ऐसा लगता है मिचली आ रही है ना, आंखों के सामने धुंधलापन, डिजीनेस, अनरेस्ट लगता है कि कुछ घबराहट से लगता है, और लंबे समय तक जाएं तो डिप्रेशन। अक्सर ये जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो पहाड़ों पर जाते हैं, एवरेस्ट की चढ़ाई पर या बड़े बड़े पहाड़ों पर, उनमें ये देखने को मिलता है कि कई बार मेमोरी लॉस भी होती है, वो उन्हें कुछ पता ही नहीं चल पाता कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या हैं, तो ये मेमोरी लॉस भी होती है। ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, ये इट इज़ रिलेटेड विद द ब्रेन, सप्लाई ऑफ ब्रेन देयर इज, और इम्यूनिटी में भी कमी आती है, यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसमें भी कमी आती है, और कई बार वह डेथ भी हो जाती है। तो उसका कारण होता है इसी चीज़ का, यही है वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस, और ऑक्सीजन डिफिशियंसी के कारण से कुछ रोग भी होते हैं। ऑक्सीजन डिफिशियंसी कंडीशन जो हाइपोक्सिया, एनोक्सिया, एस्फिक्सिया जिसका जिक्र किया था, इसमें वही सब बातें हैं जिसको पहले मैंने बता दिया है कि कैसे कैरोटिड बॉडी के पास जो कीमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और ये कीमो रिसेप्टर कैसे रेस्पिरेटरी सेंटर से रिलेटेड रहते हैं, और वह उनमें होने वाला परिवर्तन हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन को चेंज करता है, और हम एकोमोडेट करते हैं, एक्लिमेटाइज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्लिमेटाइज होने की हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स ये आयोटिक बॉडी, आयोटिक आर्च के पास पाए जाते हैं, और यह भी जो है वही काम करते हैं जैसे कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। कुछ मैकेनो रिसेप्टर्स लंग्स की लाइनिंग में भी पाए जाते हैं। यदि आप बहुत गहरी सांस लेते हैं तो गहरी सांस लेने से फेफड़ा जो होता फैलता है, तो वो फैलने से वो रिसेप्टर्स स्टिमुलेटेड हो जाते हैं, और वह ब्रेन को खबर कर देते हैं कि फेफड़ा आपका फैल गया, तो वहाँ पर इनहिबिशन का काम करता है, यानी वह तुरंत जो है वह फिर सिकुड़ता भी है। यानी आप कितना भी अगर अपनी लंबी सांस लें तो उसके रोकने के लिए भी ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो दीज कीमो रिसेप्टर्स एंड मैकेनो रिसेप्टर्स वर्क टुगेदर फॉर द कैपेसिटी ऑफ द लंग। तो इसके बारे में सब जिक्र हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे कि कीमो रिसेप्टर्स कैसे काम कर रहे हैं। नीमोटॉक्सिस सेंटर, पॉन्स वेरोलाई, यह भी हैंड ब्रेन का ही भाग है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है उसको सेंस करते हैं। इसका मैंने पहले भी जिक्र किया है। थैंक यू। आशा है आप सब लोग इसको समझ गए होंगे, और ये सारी चीज़ें जो होती है वह बाद की परीक्षाओं में भी काम आता है। थैंक यू।